गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं यशवीर सिंह चौधरी डीडी साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सपरिवार स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आज डियर स्टूडेंट्स मैं आपको रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना टॉपिक का विश्लेषण कराऊंगा मैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए यह 11th क्लास का लेसन 4 से लिया गया बेस्ट टॉपिक है। देखिए परमाणु क्या होता है आपको पता है। प्रकृति में पाई जाने वाला अति सूक्ष्म सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ओके, आपको पता है परमाणु की खोज किसने की थी? परमाणु की खोज जॉन डाल्टन ने की थी। ये मैं आपको बिफोर लेक्चर में बता चुका हूं। अक्रिय गैसों को छोड़कर कोई भी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। ठीक है। अणु क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? मैं अणु बताता हूं। अणु क्या होता है? अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल। अणु समान या असमान, समान या असमान परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। ठीक है। ये परमाणुओं का समूह होता है अणु। ठीक है। अणु कहते हैं परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंधन कहते हैं। रासायनिक आबंधन कहते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स रासायनिक आबंधन की परिभाषा है। परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। एक प्रकार के भी परमाणु हो सकते हैं, असमान अलग अलग प्रकार के परमाणु भी हो सकते हैं। ये सभी परमाणु क्या करते हैं? परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। और परमाणुओं के बीच में जो बल लगता है, आकर्षण बल अणु बनाने के लिए, उस आकर्षण बल को रासायनिक आबंधन कहते हैं। बात आ गई आपकी समझ में? केमिकल बॉन्डिंग क्या है? केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो परमाणुओं के बीच परमाणुओं को जोड़कर अणु का निर्माण कराती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे चर्चा करता हूं कि रासायनिक आबंधन क्यों होता है। परमाणुओं के बीच इस प्रकार की बॉन्डिंग क्यों होती है, रासायनिक आबंधन क्यों होता है, मैं यह चर्चा आपके लिए करूंगा। परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंध सदैव न्यूनतम ऊर्जा
न्यूनतम ऊर्जा व अधिकतम स्थायित्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए रासायनिक आबंधन प्राप्त करने के लिए होता है। परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंधन क्यों होता है डियर स्टूडेंट? तो आप याद रखेंगे 2 रीजन से होता है, न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अधिकतम स्थायित्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए रासायनिक आबंधन होता है परमाणुओं के बीच। परमाणुओं के बीच रासायनिक आबंधन होने का कारण क्या है? न्यूनतम ऊर्जा हासिल करने के लिए, और दूसरा जो है स्थायित्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए रासायनिक आबंधन होता है। ठीक है, इसके बाद में लेता हूं डियर स्टूडेंट्स अणुओं के प्रकार। अणुओं के प्रकार, आप अणु जानते हैं, अणु आप जानते हैं ना, समान परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। देखिए मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, H+H gives us H2। ये तो हाइड्रोजन के परमाणु हैं बेटा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इन दोनों ने मिलकर के ये हाइड्रोजन का अणु बनाया है। समझ में आगे बात नहीं आई? परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं। ठीक है, अणु जो होते हैं, अणु 2 प्रकार के होते हैं, समनाभिकीय और विषमनाभिकीय। अणु 2 प्रकार के होते हैं, अणु 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समनाभिकीय, समनाभिकीय अणु, और दूसरे होते हैं डियर स्टूडेंट्स विषम नाभिकीय अणु। समनाभिकीय अणु और विषम नाभिकीय अणु। तो डियर देखिए समनाभिकीय कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 समनाभिकीय अणु। समनाभिकीय अणु में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? केवल एक ही प्रकार के परमाणु, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं का समूह समनाभिकीय अणु कहलाता है। मतलब आप समझ गए होंगे, एक ही प्रकार के जिसमें परमाणु हों, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं H2, Cl2, O2, ये समनाभिकीय अणु हैं, ये समनाभिकीय अणु हैं और इनको द्विपरमाणुक अणु भी कहते हैं। द्विपरमाणु का मतलब है बेटा हाइड्रोजन के 2, Cl2 के 2, जितनी भी गैसें होती हैं, जितनी भी वास्तविक गैसें होती हैं वो सभी द्विपरमाणुक होती हैं। मतलब इनके जो अणु बन रहे हैं वो 2 परमाणुओं से मिलकर बन रहे हैं। अब देखिए समनाभिकीय में दूसरा उदाहरण देखिए, S8P4O3
ये क्या है, ये समनाभिकीय तो है, लेकिन बेटा ये बहुपरमाणुक अणु है। बात आप समझ गए होंगे। हैं तो ये भी समनाभिकीय है। समनाभिकीय भी दो प्रकार के होते हैं, द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक। द्विपरमाणुक में 2 परमाणु आप देख रहे हैं, और बहुपरमाणुक में आप सल्फर के 8, फास्फोरस के 4, मतलब 2 से अधिक होते हैं, उनको कहते हैं बेटा बहुपरमाणुक अणु। बात आपकी समझ में आ रही होगी। ये हो गए समपरमाणुक और बहुपरमाणुक, ठीक है। इसके बाद में आता है बेटा दूसरा विषम नाभिकीय अणु। नाम से ही पता लग रहा है विषम नाभिकीय में क्या होता है, कुछ अलग अणु जो होते हैं ये असमान प्रकार के अणुओं से के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये असमान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, विषम नाभिकीय, ठीक है। विषम नाभिकीय में भी वही होते हैं, इसमें भी द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक होते हैं। देखिए इनके मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए विषम नाभिकीय में CO, NO, ये दोनों अलग अलग प्रकार के तो हैं। CO, NO अलग अलग प्रकार के तो हैं, इसलिए विषम नाभिकीय हो गए। इनमें परमाणु कितने आ रहे हैं, इसमें भी 2 आ रहे हैं, CO, NO। तो ये विषम नाभिकीय के द्विपरमाणुक अणु हैं। समझ गए ना। अब दूसरा देखिए उदाहरण यहां H2O, NH3, H2SO4, ये क्या है, ये विषम नाभिकीय तो हैं, विषम नाभिकीय भी हैं, लेकिन ये बहुपरमाणुक अणु हैं। बात आप समझ गए होंगे। ये अणु हैं, ठीक है। सभी अणुओं में आप इस बात को याद रखें, सभी अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब स्थायी होते हैं। इनमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं। जैसे आप जल देखें, जल में क्या होगा बेटा, जल में सारे के सारे अणु H2O ही होंगे। आप कहीं से भी चख करके देख लें, वो सभी के सभी क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, जल के ही अणु होंगे, ठीक है। इसके बाद में आता है बेटा रासायनिक आबंधन में जो प्रमुख चीज होती है वो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन, आपको यह याद रखना है, रासायनिक आबंधन के लिए जरूरत होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। किसी परमाणु के अंतिम कोश में उपस्थित
इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसे कहते हैं बेटा? किसी परमाणु के जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11। आपको पता है जब बोरबरी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, सोडियम का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। के कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 1 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है 2,6। क्लोरीन का 17 होता है 2, 8, 7। आर्गन का 18 होता है 2, 8, 8। तो डियर आप इन तीनों में देखिए, पहले तीनों में देखिए, इसके अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आपको याद रखनी है, अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम है, 8 से ज़्यादा कभी नहीं रह सकती, याद रखना। अगर अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम है तो उन इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। 8 से कम वालों को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्रमशः कितने हैं? 1, 6, 7 हैं। क्रमशः का मतलब है सोडियम में 1, ऑक्सीजन में 6, क्लोरीन में 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। अब इस अंतिम केस में देखें, इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 हैं। तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो जाती है तो उसे कहते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों के सभी कोष पूर्ण भरे होते हैं, इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहते हैं। तो डियर इसमें लिखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं। 8 होते हैं जब संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ठीक है, वो अक्रिय गैस होती है। और 7 या 7 से कम होते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अक्रिय गैसों में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते नहीं हैं और किसी भी कोष में कभी भी 8 से ज़्यादा हो नहीं सकते। इनको कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है अष्टक नियम। अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम, अष्टक नियम क्या है बेटा? अष्टक नियम है प्रत्येक परमाणु स्थायी रहना चाहता है। स्थायी रहने के लिए वो अपने निकटतम अक्रिय गैस के बराबर इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है। अर्थात इसे ऐसे भी कह सकते हैं, प्रत्येक परमाणु स्थायी रहने के लिए अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है। इसे अष्टक नियम कहते हैं। दोबारा सुने, प्रत्येक परमाणु न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और अधिकतम स्थायी रहने के लिए अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करना चाहता है। सभी परमाणु अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहते हैं। इसे अष्टक नियम कहते हैं। सभी परमाणु स्थायी रहने के लिए अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहते हैं। इसे कहते हैं अष्टक नियम। ओके, जैसे देखिए आप, सोडियम का परमाणु क्रमांक है 11, 2, 8, 1। ये स्थायी रहने के लिए बेटा क्या करेगा? स्थायी रहने के लिए अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं।
4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह उनका दान कर देता है, उनका दान कर देता है। इसे डोनर या दाता परमाणु कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं। तो आप याद रखेंगे बेटा, दाता परमाणु क्या होता है? जिसके अंतिम कोष में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे डोनर कहते हैं, दाता परमाणु कहते हैं। इसलिए ये हो जाएगा Na+, इसको छोड़ देगा, एक छोड़ दिया तो एक प्लस का हो जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 2 और 8, तो इसके अंतिम कोष में 8 हो गए ना, ये स्थायी हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी तरफ देखिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 2, 8, 7, 4 से अधिक है कि नहीं अंतिम कोष में? 4 से अधिक है, तो ये स्थायी रहने के लिए ग्रहण करेगा इलेक्ट्रॉन को। इसे कहते हैं ग्रहणकर्ता या ग्राही। ग्राही को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्टर। ये जो होते हैं बेटा, ये ऋणात्मक होते हैं। ऋणात्मक कौन होते हैं? जिनके अंतिम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा होती है। 8 पूरे करने के लिए इसे कितने चाहिए? 7 है, एक और चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्लोरीन माइनस हो गया। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 2 माइनस हो गया, नाइट्रोजन 3 माइनस हो गया। तो जिनके में 4 से ज़्यादा होते हैं वो ऋणी होते हैं, ग्राही होते हैं। अष्टक पूर्ति के लिए या तो परमाणु इलेक्ट्रॉन का दान करता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। दान कौन करता है? जिसके अंतिम कोष में 4 से कम होते हैं वो दान करता है स्थायी रहने के लिए, और जिसके अंतिम कोष में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं वह ग्रहण करता है, उसे ग्राही कहते हैं। ठीक है, दाता होता है धनात्मक, ग्राही होता है ऋणात्मक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक परमाणु स्थायी रहने के लिए अपने अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना चाहता है, या तो वो त्याग करता है या वो ग्रहण करता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपसे एक बार फिर विदा लेता हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? बहुत ही इंटरेस्टेड और केमिस्ट्री को समझाने वाला वीडियो था ये। आप मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक अवश्य करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आगामी आने वाले वीडियोस का पता लग सके, सबसे पहले आपको सूचना मिल सके। हम डीडी साइंस एकेडमी लालसोट दौसा हर सब्जेक्ट का वीडियो प्रतिदिन डालती है। आप किसी भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देखें, हमारे टीचर्स बहुत ही बुद्धिजीवी महान विद्वान हैं। आप निश्चित रूप से इस लॉकडाउन में इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। ओके डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर विदा लेता हूं। बाय बाय, नमस्कार।